दोस्तों, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। इस कहानी में दिखाए जाने वाले रोमांटिक और भावनात्मक पल केवल भावनाओं को समझाने के लिए हैं। शादी एक इश्क की शुरुआत का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 19। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं सुने हैं पहले उनको सुन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। ध्रुव कमरे में इधर से उधर टहलते हुए परेशान सा लग रहा था। श्रेष्ठा हॉल में सबके साथ बिजी थी। आखिर घर में एक रिश्ता जो जुड़ने जा रहा था। ध्रुव खुद से ही सवाल करता है। सोच समझकर दिमाग खराब हो गया। आखिर आप गलत हैं या सही है मॉम? ध्रुव ने इतना ही बोला था कि दरवाजे की तरफ से आवाज़ आती है। आपकी माँ गलत नहीं थी। आवाज़ सुनते ही ध्रुव दरवाजे की तरफ देखता है, जहाँ विशाखा शाम के कुछ नाश्ते के लिए खड़ी थी। विशाखा कदमों को बढ़ाते हुए टेबल पर नाश्ता रखती हैं और ध्रुव को बैठने का इशारा करती हैं। ध्रुव बैठकर विशाखा को देखते हुए कहता है, आंटी, मैं आपसे पूछने ही वाला था लेकिन कभी वक्त ही नहीं मिला। मैं अपनी मॉम के बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने भाई की मॉम की जगह क्यों ली। जब डैड शादीशुदा थे तो फिर उन्होंने उनसे शादी क्यों की जबकि भाई की मॉम जिंदा थी। विशाखा ध्रुव के बेचैन मन को अच्छे से समझ रही थी। विशाखा सामने देखते हुए कहती हैं, देखने पर तो यही लगेगा कि वृंदा ही गलत है। उसने एक शादीशुदा इंसान से शादी की, किसी और के पति को छीना, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। वृंदा ने प्रवीण को नहीं छीना था, बल्कि कयारा ने वृंदा से प्रवीण को छीना था। कयारा, रुद्रांश की माँ। ध्रुव बहुत ज़्यादा उलझन में पड़ गया। वो खुद को रोक नहीं पाता तो सीधे विशाखा से सवाल करता है, कयारा मीन्स रुद्र भाई की मॉम? ऐसे कैसे हो सकता है? उनकी शादी तो पहले हुई थी, तो वो कैसे मॉम से डैड को छीन सकती है? विशाखा की नज़र अब ध्रुव पर चली जाती है। वो ध्रुव को देखकर कहती है, कॉलेज टाइम से ही प्रवीण और वृंदा एक दूसरे से प्यार करते थे और कयारा प्रवीण के पीछे पागल थी। वो किसी भी तरह से बस प्रवीण को पाना चाहती थी। जैसे जैसे वक्त बीतते गया, कयारा का पागलपन बढ़ता गया। कुछ वक्त बाद परिवार की मंजूरी से प्रवीण और वृंदा की सगाई हो गई। सगाई के कुछ दिन बाद ही प्रवीण और वृंदा के बीच पति पत्नी का रिश्ता बन चुका था। दोनों अपनी आगे की जिंदगी के लिए बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन कयारा ने प्रवीण को ड्रग्स देकर पूरी रात गुजार ली और कुछ वक्त में ही प्रेग्नेंट हो गई। बच्चे की वजह से प्रवीण की फैमिली ने कयारा से उसकी शादी करवा दी। वृंदा पूरी टूट चुकी थी। हालांकि प्रवीण ने कभी भी कयारा को अपनी पत्नी नहीं माना था। शादी के बाद उसने उसे न कभी देखा और ना ही छुआ था। कुछ महीने बाद कयारा ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन प्रवीण कयारा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। वो तो बस किसी भी तरह से कयारा से पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने उस बच्चे तक को कभी नहीं देखा। कुछ 3 साल बाद हमें पता चला कि आप वृंदा की कोख में हैं। ये बात प्रवीण को भी पता चल चुकी थी। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो कयारा को डिवोर्स देकर वृंदा से शादी करेंगे। लेकिन कयारा ने प्रवीण को साफ इनकार कर दिया कि वो डिवोर्स नहीं देगी। प्रवीण थक हार कर ऐसे ही वृंदा को लेने आ गए, लेकिन माँ ने प्रवीण को वृंदा को लेकर जाने से मना कर दिया। वृंदा भी माँ की बात ना मानकर प्रवीण के साथ चली गई। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे को कोई नाजायज़ बोले। उसी पल से माँ ने भी नाराज़गी में वृंदा से मुंह मोड़ लिया। वृंदा जब गई तो उसके कुछ वक्त बाद हमें पता चला कि कयारा ने प्रवीण और वृंदा को फंसाने के लिए सुसाइड कर लिया। वो कभी भी दोनों को साथ में नहीं देख सकती थी, इसीलिए उन्हें अलग करने के लिए उन्होंने खुद ही अपनी जान ले ली। सारे सबूत कयारा के खिलाफ थे, इसीलिए प्रवीण और वृंदा को कानून ने कुछ नहीं कहा। ये बोलते हुए विशाखा एकदम से चुप हो गई। फिर ध्रुव के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहती हैं, उसके कुछ सालों बाद खबर मिली कि प्रवीण और वृंदा को किसी ने मार दिया। हम सब परेशान होकर आपको ढूंढ रहे थे। हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। वक्त बीतता गया लेकिन आप हमें नहीं मिले। हमने तो उम्मीद ही खो दी थी। ये कहते हुए विशाखा ध्रुव के माथे को चूम लेती हैं। फिर पीछे हटकर ध्रुव के हाथों को पकड़कर कहती हैं, लेकिन जब हमने आपको हॉस्पिटल में देखा तो हमारी उम्मीद जाग गई। विशाखा के इतना ममता भरे स्पर्श को महसूस करके ध्रुव को बहुत अच्छा लगता है। अपनी माँ के बारे में जानकर ध्रुव को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसके साथ ही उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। ध्रुव विशाखा को देखते हुए कहता है, आंटी, हमने एक फ़ोटो फ्रेम में डैड के साथ आपकी फ़ोटो देखी थी। आप डैड को पहले से जानती थी? ध्रुव के इतना बोलते ही विशाखा मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं और प्रवीण बेस्ट फ्रेंड थे। उसी वजह से वृंदा की पहचान प्रवीण से हुई थी। विशाखा टेबल से प्लेट उठाने को होती है कि उन्हें सिगरेट का पैकेट दिखता है। ये देखते ही विशाखा घूर कर ध्रुव को देखते हुए कहती हैं, क्या आप नशा करते हैं?
ध्रुव भी टेबल पर सिगरेट का पैकेट देखता है और नॉर्मली कहता है, आंटी कभी कभी कर। वो इतना बोलता है कि विशाखा उसके कान को पकड़ लेती है और नाराज़गी से कहती है, आज के बाद अगर आपने इसे देखा भी तो आपकी खैर नहीं। ध्रुव चिल्लाते हुए हाथ छुड़ाने लगता है कि अंदर आते हुए श्रेष्ठा कहती है, बिल्कुल मत छोड़िए इसे। मैंने इसे कितनी बार मना किया लेकिन ये सुनता ही नहीं, आप ही इसे समझाइए। ध्रुव घूरकर श्रेष्ठा को देखता है तो श्रेष्ठा उसे इग्नोर करते हुए चेयर पर बैठती है और विशाखा जो स्नैक्स लाई थी उसे उठाकर आराम से खाने लगती है। वहीं विशाखा बस ध्रुव को डांटे जा रही थी और श्रेष्ठा स्नैक्स खाते हुए एंजॉय कर रही थी। कुछ देर तक डांटने के बाद वो सिगरेट का पैकेट उठाती हैं और श्रेष्ठा को देखकर कहती हैं, अगर इन्होंने फिर से नशा किया तो आप मुझे फिर से बताइएगा, फिर देखना मैं इनका क्या करती हूँ। ध्रुव बेचारा चुपचाप बैठा विशाखा की डांट खा रहा था। विशाखा अब कमरे से चली जाती हैं तो श्रेष्ठा ध्रुव को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। ध्रुव बेड से उठकर दरवाज़ा अंदर से लॉक करता है और श्रेष्ठा की तरफ देखकर डेविल स्माइल देकर कहता है, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। श्रेष्ठा अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और सीधे बेड पर चढ़कर कहती है, ध्रुव तुम कुछ नहीं करोगे। ध्रुव उसके पास जाते हुए कहता है, बिल्कुल करूँगा, बहुत हंस रही थी ना मुझ पर। इतना बोलते ही ध्रुव बेड पर चढ़ जाता है। श्रेष्ठा चिल्लाते हुए नीचे उतर जाती है। ध्रुव उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता है। श्रेष्ठा कभी बेड पर चढ़ती तो कभी सोफे पर। कुछ देरी तक दोनों चूहे बिल्ली की तरह पूरे कमरे में दौड़ते रहते हैं। फिर अचानक ही ध्रुव श्रेष्ठा को पकड़ लेता है। श्रेष्ठा अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए हाँफने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा के सीने को देखने लगता है जो हाँफने की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। ये देखते ही ध्रुव श्रेष्ठा के होंठों पर होंठ रखकर किस करने लगता है। जैसे ही श्रेष्ठा को ध्रुव के होंठों का एहसास होता है तो वो भी ध्रुव के किस में साथ देने लगती है। किस करते हुए ही ध्रुव श्रेष्ठा की साड़ी को उतार देता है। श्रेष्ठा तो किस करने में इतनी उलझी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी साड़ी नीचे गिर चुकी है। कुछ पल में श्रेष्ठा का ब्लाउज और पेटीकोट भी फर्श पर पड़ा होता है। ध्रुव श्रेष्ठा को उठाकर गर्दन पर किस करते हुए ही बेड की तरफ लेकर जाता है। श्रेष्ठा के हाथ ध्रुव के पूरे बालों में चलने लगते हैं और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। श्रेष्ठा को बेड पर लिटाकर ध्रुव भी उसके सारे कपड़े उतार देता है। श्रेष्ठा एक टक उसे देखने लगती है। ध्रुव अब श्रेष्ठा के ऊपर आकर फिर एक बार उसके होठों को चूमने लगता है। चूमते हुए ही ध्रुव श्रेष्ठा के इनरवियर्स को भी निकालकर नीचे फेंक देता है। वो श्रेष्ठा के शरीर को ऊपर से नीचे तक देखता है। ये देखकर श्रेष्ठा कुछ शर्मा सी जाती है। ध्रुव श्रेष्ठा और अपने ऊपर चादर से ओढ़कर श्रेष्ठा के सीने पर किस करते हुए उसके अंदर समा जाता है। श्रेष्ठा कसकर ध्रुव को पकड़ लेती है। ध्रुव अब किस करते हुए बाइट करने लगता है। वक्त के साथ ध्रुव वाइल्ड होने लगता है। वो अपनी स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने लगता है। श्रेष्ठा आहें भरते हुए ध्रुव के बालों में हाथ चला रही थी। ध्रुव हमेशा से ही वाइल्ड होता था जिसकी श्रेष्ठा को आदत हो चुकी थी। पहले वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी लेकिन वक्त के साथ उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता भी बढ़ गई। मदहोशी में ध्रुव श्रेष्ठा के पूरे शरीर पर बाइट करने लगता है जिससे श्रेष्ठा की आह निकल जाती है। ये आवाज़ ध्रुव को स्पीड बढ़ाने पर और भी ज़्यादा मजबूर कर देती है। पूरे कमरे में श्रेष्ठा की सिसकियाँ सुनाई देती हैं। 2 घंटे बीत जाते हैं लेकिन ध्रुव रुकने का नाम नहीं लेता। श्रेष्ठा पूरी थक चुकी थी। वो थकी हुई आवाज़ में कहती है, ध्रुव प्लीज़ अब और नहीं, मैं थक चुकी हूँ। ध्रुव रुककर श्रेष्ठा को देखता है जो थक कर चूर हो चुकी थी। श्रेष्ठा की हालत देखकर ध्रुव उसके ऊपर से हटकर साइड में लेट जाता है। श्रेष्ठा खुद को अच्छे से कवर करती है और ध्रुव को घूरते हुए कहती है, थोड़ा भी रहम नहीं कर सकते। ध्रुव कोहनी के बल श्रेष्ठा को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो सोच रहा था सुबह तक मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूं, लेकिन तुम तो 2 घंटे में ही थक गई। तो बताओ मैंने तुम पर कितना ज़्यादा रहम किया है। श्रेष्ठा आंखें बड़ी करके ध्रुव को देखती है, फिर नजरें फेरकर चादर उठाकर खुद के शरीर को देखती है, फिर ध्रुव को देखकर कहती है, पूरी स्किन की वाट लगा दी है तुमने, पता नहीं कल कितना ज़्यादा पेन होगा। ये सुनते ही ध्रुव सीरियस हो जाता है और अपनी जगह से उठकर पैंट पहनकर श्रेष्ठा को गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाता है। कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आकर बेड पर लिटा देता है। श्रेष्ठा बस ध्रुव को देखती रहती है। ध्रुव फर्स्ट एड बॉक्स लेकर श्रेष्ठा के सामने बैठ जाता है और उसका बाथरोब उतार कर पूरे शरीर पर दवाई लगा देता है। श्रेष्ठा के होंठों पर ध्रुव की केयर देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। ध्रुव अब श्रेष्ठा को खड़ा करता है और कपड़े लेकर श्रेष्ठा के पास आता है। ध्रुव श्रेष्ठा को साड़ी पहना देता है, फिर उसके शरीर को देखने लगता है। श्रेष्ठा ने इस वक्त जो ब्लाउज पहनी थी उसमें उसकी गर्दन पीठ पूरी तरह से ढक चुकी थी। साड़ी से उसकी कमर और पेट की बाइट मार्क्स ढक चुके थे।
श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए ध्रुव को गले लगा लेती है। ध्रुव सीरियस होकर कहता है, तुम्हारी खुशबू मुझे इस तरह से पागल कर देती है कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। आई एम सॉरी बेबी। ध्रुव के मुंह से इतने समय बाद बेबी सुनकर श्रेष्ठा उससे अलग होकर उसे देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा के बालों को साइड करते हुए कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन वाइफी से ज़्यादा तुम पर बेबी सूट करता है। श्रेष्ठा की मुस्कुराहट एकदम से बढ़ जाती है। वो उससे गले लगकर कहती है, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर मुंह बनाते हुए कहती है, बस खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, क्योंकि एक दिन में इतना सारा प्यार मैं नहीं सह सकती। वैसे तो मैं काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त कर लेती हूँ। कहते हुए श्रेष्ठा ध्रुव को देखती है तो ध्रुव मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर श्रेष्ठा के होठों को अपने होठों से छूकर पीछे हो जाता है। इधर आदित्य के कमरे में काव्या आदित्य के ऊपर बैठी हुई थी और उसका डायमंड का गिफ्ट देख रही थी। वहीं आदित्य बस काव्या के चेहरे को देख रहा था। काव्या गिफ्ट को साइड में रखकर आदित्य के सीने से लग जाती है और उसके एक हाथ को पकड़कर चूम लेती है। काव्या के ऐसा करते ही आदित्य काव्या के माथे को चूम लेता है। काव्या सिर उठाकर आदित्य को देखती है तो दोनों की नज़रें आपस में मिल जाती हैं। काव्या नज़रें हटाकर आदित्य के हाथ को पकड़कर कहती है, आपने कॉलेज के समय मुझे इग्नोर क्यों किया? आदित्य भौहें चढ़ाते हुए कहता है, तुम मुझे नोटिस करती थी? काव्या की चोरी जैसे पकड़ी गई हो वो हड़बड़ाते हुए कहती है, मैं आपको किस लिए क्यों नोटिस करूँगी? कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी ही थी, पूरे कॉलेज की टॉपर थी, लोग मुझे नोटिस करते थे। आदित्य काव्या को कसकर पकड़ते हुए कहता है, वाइफी तुम शायद भूल गई हो कि तुम कॉलेज की सेकंड टॉपर थी। काव्या झट से कहती है, टॉपर तो टॉपर होता है, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड, और वैसे भी फर्स्ट टॉपर होकर आपने क्या ही कर लिया? खुश तो मैं ही रहती थी। आप तो ऐसे मुंह बनाकर बैठते थे कि हमारा पूरा फोटो खराब कर देते थे। बोलते हुए काव्या आदित्य को देखती है जो उसे ही घूर कर देख रहा था। काव्या अपनी बातों को संभालते हुए कहती है, मैं तो बस ये कह रही थी कि फर्स्ट टॉपर हैं तो कैमरे के सामने तो थोड़ा मुस्कुरा ही सकते थे। आदित्य अब शांति से काव्या को देखता है। कुछ पल दोनों शांत रहते हैं। काव्या आदित्य को देखकर बहुत सीरियस होकर कहती है, आपने अभी तक अपने परिवार को क्यों नहीं अपनाया? आदित्य जो काव्या की आंखों में ही देख रहा था वो ये सुनते ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। काव्या आदित्य के सीने से हटकर अच्छे से बैठती है। फिर आदित्य के चेहरे को देखकर कहती है, क्या आप उनसे नाराज़ हैं कि उन्होंने आपको बचपन से दूर कर दिया? आदित्य अपनी आंखें खोलकर काव्या को देखता है जो बहुत ज़्यादा सीरियस थी। काव्या की सीरियसनेस देखकर आदित्य काव्या को गोद में उठाकर खड़ा हो जाता है और सीधे बेड पर ले जाकर लिटाते हुए खुद भी लेट जाता है। आदित्य की खामोशी से काव्या बस उसे एकटक देखने लगती है। आदित्य काव्या की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। काव्या समझ जाती है कि आदित्य अपने दर्दों को छुपा रहा है, क्योंकि जब भी आदित्य किसी दर्द में होता तो वो ऐसे ही खुद को काव्या में छिपा लेता था। काव्या आदित्य के बालों में हाथ फेरते हुए अपने होठों से चूम लेती है। आज की सुबह सिंघानिया विला में एक अलग ही रौनक फैली हुई थी। सभी इधर उधर होते हुए कहीं जाने की तैयारी में थे। विशाखा चिल्लाते हुए कहती हैं, काव्या हमने जो कहा था आप लेकर आई भी या नहीं? काव्या किचन से कुछ सामान लेकर आते हुए कहती है, हाँ माँ मैं ला रही हूँ। उसके पीछे श्रेष्ठा भी कुछ सामान लिए आते हुए काव्या से कहती है, काव्या ये इतनी तैयारी कहाँ जाने के लिए हो रही है? काव्या श्रेष्ठा को देखते हुए कहती है, हमें भी नहीं पता, बस माँ ने कहा कि ये लेकर आऊँ तो बस आ गई। काव्या और श्रेष्ठा सामान लेकर टेबल पर रख देती हैं और विशाखा से पूछने वाली होती हैं कि विशाखा जल्दी से वहाँ से जाते हुए कहती है, पता नहीं अच्छे से तैयारी हुई है भी या नहीं। काव्या और श्रेष्ठा विशाखा को देखती हैं, फिर एक दूसरे को देखती हैं। तभी ध्रुव रेडी होकर श्रेष्ठा के पास आकर उसे गले लगाते हुए कहता है, वाइफी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कहते हुए वो अलग होता है, फिर उसके माथे पर किस करता है। उनके मोमेंट्स को देख काव्या मुस्कुरा देती है। ध्रुव काव्या को देखकर कहता है, बाय काव्या। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, बाय मिस्टर हीरो। ध्रुव काव्या को देख मुस्कुराते हुए चला जाता है। कुछ देर बाद आदित्य भी ऑफिस के लिए हॉल से निकलने लगता है। काव्या बस उसे एकटक देखने लगती है। काव्या भी चाहती थी कि आदित्य ध्रुव की तरह उसे हक करके बोले, लेकिन आदित्य तो आदित्य है, तो वो अपने फ़ोन में घुसकर ही सिर झुकाए हॉल से बाहर निकल जाता है। ये देखकर काव्या का मायूस सा चेहरा बन जाता है। श्रेष्ठा को भी काव्या की डिज़ायर समझ आ रही थी, लेकिन वो तो कुछ कर भी नहीं सकती थी। काव्या की उम्मीद अब भी नहीं टूटी थी। वो हॉल के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है तो उसकी आंखों के सामने से ही आदित्य की कार सिंघानिया विला से निकल जाती है। काव्या की बची कुची उम्मीद पल भर में टूट जाती है।
तभी अरुणी देवी की आवाज़ आती है, वेश सारी तैयारी हो गई? विशाखा एक थाली को टेबल पर रखकर कहती हैं, हाँ माँ, सब तैयारी हो गई। अरुणी देवी सबको बुलाती हैं। सभी विला से निकल जाते हैं। अरुणी देवी, पृथ्वीराज, विशाखा और मायावती एक कार में बैठते हैं। काव्या, श्रेष्ठा, अनुराग, रूहान और सौरभ एक कार में बैठते हैं। अर्जुन, रूहानी, रूमानी और रुखसार एक कार में। बाकी बचे सब ऑफिस चले जाते हैं, जैसे आदित्य, ध्रुव और अमरजीत। एक एक करके सारी कार हवा को चीरते हुए आगे बढ़ जाती हैं। काव्या को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग जा कहाँ रहे हैं, इसीलिए वो अनुराग से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? अनुराग चहकते हुए कहता है, मेरी एक और भाभी लाने। काव्या पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाती है। काव्या को ऐसे देखकर अनुराग कहता है, हम अर्जुन भाई के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। ये सुनते ही काव्या पहले तो खुश होती है, लेकिन जैसे ही उसे प्रीत की याद आती है वो खामोश सी हो जाती है। सारा सिंघानिया परिवार हॉल में बैठा हुआ था। उनके सामने वाले सोफे पर प्रकाश दत्ता और उनकी पत्नी शिखा दत्ता बैठे बातें कर रहे थे। अर्जुन शांत बैठा हुआ था और अनुराग के साथ सभी अपनी बातों में मग्न होकर हंस रहे थे। प्रकाश दत्ता अरुणी देवी को देखते हुए कहते हैं, हमें तो अब भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि पूरे शहर में मशहूर सिंघानिया परिवार रिश्ता लेकर आए हैं। शिखा प्रकाश की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हैं, जी हमें भी ये बात बहुत खटक सी रही है। विशाखा बीच में ही कहती है, रिश्ते में ऊंचा नीचा खानदान कोई मायने नहीं रखता, बस दिल से रिश्ता बनना चाहिए। अरुणी देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, सही कहा विश ने, रिश्ता पैसों का मोहताज नहीं होता। ये सुनकर प्रकाश और शिखा एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं। शिखा कहती हैं, हमारी बेटी बहुत खुशनसीब है कि उनका रिश्ता आपके खानदान से जुड़ रहा है। काव्या सभी की बातों को बहुत ही गौर से सुन रही थी। उसके जहन में तो बस प्रीत की मोहब्बत ही घूम रही थी। वो अर्जुन को देखती है जो सिर झुकाए बैठा था। बातें हो ही रही थी कि साड़ियों से छन छन पायल की आवाज़ करती। पिंक कलर की साड़ी पहने एक लड़की चेहरे पर शांत भाव लिए उतरती है। उसने अपनी पलकें झुका रखी थी। उसके साथ दो लड़कियां भी साथ में उतर रही थी। अर्जुन को छोड़कर सबकी नज़र उस लड़की की तरफ चली जाती है। जैसे ही अनुराग और रूहान उसे देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। ये लड़की और कोई नहीं, सपना थी। अनुराग तो सपना की खूबसूरती में पूरी तरह से खो जाता है। सपना सबके पास जाकर सोफे पर पलके झुकाए ही बैठ जाती है। एक नज़र तक किसी को नहीं देखती। प्रकाश सपना से सबको इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती हैं, ये हमारी बेटी है सपना दत्ता। सपना पलके उठाकर अपने पापा को देखती है तो प्रकाश कहते हैं, और बेटा ये अरुणी देवी, सिंघानिया और उनका पूरा परिवार। सपना अपनी जगह से उठकर अरुणी देवी, पृथ्वीराज, विशाखा और मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सब मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हैं। अनुराग जो सपना में पूरी तरह से खोया था, उसे काव्या नोटिस कर लेती है। अब तक अनुराग हंसते हुए सबके साथ बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सपना को देखा, इतना शांत हो गया कि जैसे वो हंसना भूल ही गया हो। काव्या कभी अनुराग को देखती तो कभी सपना को, तो कभी अर्जुन को। अर्जुन तो ऐसे बैठा था जैसे उसे होश ही ना हो कि यहाँ उसके रिश्ते की बात करने आए हैं। अनुराग जो सपना को देख रहा था, उसे जब एहसास होता है कि सपना अब उसके भाई की बनने वाली है, तो उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें दिखने लगती हैं। तभी रूमानी थोड़ा धीरे से सबसे कहती है, भाभी कितनी क्यूट है ना, मुझे तो बहुत पसंद आई। रूमानी के बोलते ही अनुराग सबको देख अपना दर्द छुपाते हुए मुस्कुरा देता है। रूहान को अनुराग के लिए बहुत बुरा लगता है। शिखा अर्जुन और सपना को देखते हुए कहती हैं, हमारी बात तो होती रहेगी, बच्चों को भी हमें अकेले बात करने के लिए छोड़ना चाहिए। सपना जब ये सुनती है तो उसकी नज़र सामने की तरफ चली जाती है। नज़रें जैसे ही सामने जाती हैं, उसकी नज़र अनुराग की नज़र से टकरा जाती है। सपना हैरानी से अनुराग को देखती है। दोनों की नज़र मिलती है तो मिली ही रह जाती है। सपना अनुराग की आंखों में गुमसी हो जाती है, वहीं अनुराग भी सपना की आंखों में खो जाता है। लेकिन बहुत देर तक उनके नज़रों में खोना नहीं चलने वाला था। सपना के सामने खड़ी उसकी दोस्त झुककर उसके कान में कहती है, सपना तू गलत आंखों में खोने की कोशिश कर रही है, हमारे होने वाले जीजू वो नहीं वो हैं। कहते हुए वो आंखों से अर्जुन की तरफ इशारा करती है। सपना की नज़र अब अर्जुन की तरफ चली जाती है। अर्जुन को देखते ही सपना पलके झुका लेती है। सपना की दूसरी दोस्त अर्जुन के पास जाकर कहती है, चलिए जीजू। अर्जुन जो अपने में ही गुम था, वो आवाज़ सुनते ही उसे देखने लगता है। कुछ देर तक तो अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता। फिर अचानक उसकी नज़र अरुणी देवी पर चली जाती है, जो उसे जाने का इशारा कर रही थी।
अर्जुन अपनी जगह से उठता है तो सपना की दोनों दोस्त सपना और अर्जुन को लेकर कमरे में छोड़कर वापस आती हैं। अर्जुन बैल्कनी में रेलिंग को पकड़कर खड़ा था और सपना दरवाजे पर सिर झुकाए खड़ी थी। दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी होती है। कुछ देर तक तो माहौल ऐसे ही शांत रहता है। फिर अर्जुन बिना सपना को देखे सामने देखते हुए कहता है, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? सपना सिर उठाकर एक नज़र अर्जुन को देखती है, फिर से सिर झुकाए कहती है, हमारे लिए माँ पापा की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। वो अगर इस रिश्ते से खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। अगर उन्होंने आपको हमारे लिए चुना है तो हमें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। अर्जुन अब भी खामोश सा सामने ही देख रहा था। कुछ सोचते हुए वो पीछे मुड़ता है और सपना के पास जाकर हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, जब रिश्ता जुड़ ही रहा है तो इतना तो हक बनता है कि हम एक दूसरे का नाम जान सकें। सपना अर्जुन के हाथ को देखती है। कुछ देर बाद वो अर्जुन से हाथ मिलाते हुए कहती है, सपना दत्ता। सपना के बोलते ही अर्जुन कहता है, अर्जुन सिंघानिया। इतना बोलते ही अर्जुन सपना का हाथ छोड़ देता है। फिर एक बार दोनों के बीच खामोशी सा जाती है। शांत माहौल के बीच अर्जुन कहता है, ठीक है चलो चलते हैं, सब हम दोनों का इंतज़ार कर रहे होंगे। अर्जुन बिना देखे सपना के साइड से निकलता है और जाने लगता है कि सपना उसे पुकारते हुए कहती है, अर्जुन जी। अर्जुन के कदम एकदम से रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर सपना को देखता है। फिर कहता है, अर्जुन जी नहीं, सिर्फ अर्जुन। तुम मुझे अर्जुन बुला सकती हो। सपना थोड़ा हिचकिचाहट में कहती है, अर्जुन वो हमें आपसे कुछ कहना है। अर्जुन जवाब में कहता है, हाँ बोलो। कहते हुए अर्जुन सपना को देखता है। सपना का चेहरा एकदम से गंभीर हो जाता है। नीचे हॉल में अनुराग की नज़र बार बार ऊपर की तरफ ही जा रही थी जहां अर्जुन और सपना गए थे। उनके दिल में अलग ही तरह की आग लगी थी। सपना शादीशुदा है इस सोचकर ही तो वो सपना से दूर रहने की कोशिश करता था, और अब जब उसे पता चला कि सपना शादीशुदा नहीं है तो अब वो उसके करीब तक नहीं जा सकता था, क्योंकि अब तो सपना उसके भाई की बनने वाली थी। अनुराग ये सब सोच ही रहा था कि अर्जुन और सपना हॉल में आकर बैठ जाते हैं। फिर एक बार अनुराग की नज़र बस सपना पर ठहर जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन सपना भी नज़र उठाकर अनुराग को देखने लगती है। फिर कुछ ही पल में अपनी नज़रें झुका लेती है। अरुणी देवी अर्जुन को देखकर कहती हैं, अर्जुन क्या आपको सपना पसंद है? हम रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकते हैं। ये सुनते ही अर्जुन सपना को देखता है, फिर अरुणी देवी को देखते हुए कहता है, दादी मैं आपकी पसंद को कैसे ठुकरा सकता हूँ? मुझे रिश्ता मंजूर है। जैसे ही ये अनुराग के कानों में बात जाती है तो बिल्कुल ये बात खंजर की तरह काम करते हुए उसके दिल में चुभ जाती है। वहीं अर्जुन का जवाब सुनकर प्रकाश और शिखा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जो उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। विशाखा के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अब शिखा सपना को देखते हुए पूछती है, बेटा आपको तो इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है ना? कुछ देर तक तो सपना चुप ही रहती है, लेकिन कुछ ही पलों में इसका जवाब आता है, माँ क्या आज तक हमने आप दोनों के फैसले पर कोई आपत्ति जताई है जो अब जताएंगे? रिश्ता आप दोनों ने चुना है तो आपत्ति की बात ही नहीं आती। हमें ये रिश्ता मंजूर है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। सपना के कहे गए शब्द सीधे अनुराग के सीने में तीर की जैसे काम करते हैं। अनुराग के दिल में असहनीय दर्द उठता है, जिसे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो बस यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता था। इसकी कोशिश करते हुए वो उठने को होता है कि रूहान उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। अनुराग उसे देखता है तो रूहान थोड़ा झुककर कान में कहता है, ब्रो अपने जज्बात को संभालो। अनुराग कुछ बोलने ही वाला होता है कि एक बच्ची मम्मा मम्मा बोलते हुए उछलते हुए सीधे सपना के पास चली जाती है। ये बच्ची और कोई नहीं अनु थी। अनु सपना को देखकर कहती है, मम्मा आप इतनी देर से यहाँ क्या कर रही हो? सपना सबको एक नज़र देखती है और अनु को देख गालों पर हाथ रखकर कहती है, बच्चा मैंने आपको होमवर्क कंप्लीट करने के लिए कहा था, तो आप यहाँ क्यों आई? अनु चहकते हुए जवाब देती है, वो तो मैंने कर लिया है मम्मा। अनु का मम्मा बोलना सबके चेहरे पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। प्रकाश सबको कन्फ्यूज देखकर कहते हैं, ये हमारी नातिन है, हमारी बड़ी बेटी की बच्ची अनु। अनु करीब 6 महीने की थी तब हमारे दामाद और बेटी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, इसीलिए ये सपना को ही अपनी माँ मानती है। ये सुनकर सभी को अनु के लिए बुरा लगता है। अनु नज़रें घुमाते हुए अनजान लोगों को देख रही थी। मम्मा ये लोग कौन है? अनु की नज़र अब तक अनुराग और रूहान पर नहीं गई थी। अनु के सवाल पर शिखा कहती है, बच्चा आप हमेशा से कहती थी ना कि आपको पापा चाहिए। अनु हाँ में सिर हिला देती है तो शिखा आगे कहती है, हमने आपके पापा को ढूंढ लिया है। फिर अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए कहती है,
अब से वो आपके पापा हैं। अनु अर्जुन को देखती है तो अर्जुन उसको हाय करता है। अनु की नज़र अचानक अनुराग और रूहान पर चली जाती है। वो दौड़कर अनुराग के पास जाकर उसके ऊपर चढ़ जाती है, फिर उसके गालों पर किस करके कहती है, अंकल आप मुझसे यहाँ मिलने आए हैं। अनु के पास आते ही अनुराग का दर्द थोड़ा कम सा हो जाता है। वो अनु के गाल पर किस करते हुए कहता है, हाँ। सब दोनों को ही देख रहे थे। अनु मुस्कुरा ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र अर्जुन पर चली जाती है। फिर वो अनुराग को देखती है। दोनों को देखकर अनु एकदम से कहती है, मम्मा मुझे उन्हें पापा नहीं बनाना है, मुझे अंकल को पापा बनाना है। अनु की बात सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं सपना की नज़र सीधे अनुराग पर चली जाती है। अनुराग की नज़र भी सपना पर चली जाती है। सबको चुप देखकर अनु फिर एक बार अनुराग को कसकर पकड़ते हुए कहती है, मम्मा मुझे यही पापा चाहिए। अनु का यूं बोलना प्रकाश और शिखा को डरने पर मजबूर कर देता है। उन्हें डर इस बात का था कि कहीं अनु की बात का बुरा मान ये रिश्ता ना टूट जाए। सपना अनु को देखकर प्यार से समझाते हुए कहती है, बच्चा आप कमरे में जाओ, मम्मा कुछ देर में आएगी। अनु जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पहले आप बोलिए कि आप इन्हें ही पापा बनाएंगी। सिचुएशन को देखकर अनुराग अनु को गोद में उठाकर कहता है, मैं आपके घर पहली बार आया हूँ और आप मुझे घर दिखाने की बजाय यहाँ बहस कर रही है। ये सुनकर अनु का पूरा ध्यान अनुराग पर चला जाता है। वो चहकते हुए कहती है, चलिए पहले मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। इन सब में अनु पूरी तरह से भूल जाती है कि वो अब किस टॉपिक पर बात कर रही थी। रूहान और अनुराग अनु के साथ चले जाते हैं। उनके जाते ही प्रकाश और शिखा चैन की सांस लेते हैं। वहीं सपना किसी सोच में डूब जाती है। शिखा थोड़ा हिचकिचाहट में कहती है, वो आप अनु की बातों का बुरा मत मानिए, पता नहीं कैसे वो। विशाखा बीच में ही कहती हैं, बच्ची है, हम उनकी बात का बुरा क्यों मानेंगे। यहाँ सब बातों में मग्न हो जाते हैं। वहीं अनु रूहान और अनुराग को अपने खिलौने, किताबें सब कुछ खुशी खुशी दिखा रही थी। रूहान की नज़र बस अनुराग पर थी, जो अनु को खुश देखकर दर्द में भी मुस्कुरा रहा था। कुछ पल बाद अनु खिलौनों के साथ इतनी बिजी हो जाती है कि वो अनुराग और रूहान को भूल ही जाती है। अनुराग बैल्कनी में रेलिंग पकड़कर खड़ा हो जाता है। रूहान अनुराग के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, आई एम सॉरी ब्रो। अनुराग सामने देखते हुए कहता है, सच्चाई भी तो ऐसे वक्त पर पता चली जब वो किसी और की बनने वाली है। रूहान एकदम से कहता है, आप अर्जुन भाई से कह दीजिए कि वो जिससे शादी करने वाले हैं उनसे आप मोहब्बत करते हैं। अनुराग सामने देखते हुए ही जवाब देता है, नहीं कर सकता रूहान। पहली बार जब अर्जुन भाई ने भाभी को पसंद किया था, तब जब उन्हें पता चला कि भाभी आधी बाई की बन चुकी है तो वो टूट गए थे, क्योंकि अर्जुन भाई ने पहली बार किसी को पसंद किया था। वो रात भर भाभी की फ़ोटो देखते हुए जागे थे, पर उन्होंने ये दिखाया कि उन्हें भाभी के आधी भाई के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अर्जुन भाई को जब एहसास हुआ कि भाभी आधी भाई से प्यार करने लगी हैं, तो आधी भाई भी भाभी से प्यार करने लगे हैं, तो उन्होंने अपने दर्दों को समेट लिया और खुशी खुशी उनके बीच से हट गए। और अगर फिर से उन्हें पता चला कि जिस रिश्ते की मंजूरी उन्होंने अब दी है उस रिश्ते में मैं रहना चाहता था, तो वो पूरी तरह से टूट जाएंगे और मैं उन्हें टूटते हुए नहीं देख सकता। भाभी को उन्होंने किस तरह भूला है वो मैं ही जानता हूँ। कहते हुए अनुराग की पकड़ रेलिंग पर कस जाती है। यहाँ दोनों बात कर रहे थे। वहीं काव्या, जो दोनों को बुलाने आई थी, वो अनुराग की सारी बातों को सुन लेती है, अर्जुन के दर्द से लेकर अनुराग के दर्द तक। काव्या खुद को नॉर्मल करती है, फिर बैल्कनी की तरफ से कमरे के दरवाजे की तरफ आकर अंदर आते हुए थोड़ा तेज़ आवाज़ में बुलाती है, अनुराग हम वापस जा रहे हैं तो दादी नीचे बुला रही हैं। अनुराग जल्दी से खुद को नॉर्मल करता है, फिर मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आता है तो देखता है कि काव्या घुटनों के बल बैठ अनु के सामने हाथ बढ़ाए हुए थी। वहीं अनु अजीब नज़रों से काव्या को देख रही थी। अनुराग जल्दी से अनु के पास घुटनों के बल बैठ जाता है तो अनु काव्या से दूर होकर अनुराग से लिपट जाती है। अनुराग अनु के सिर को सहलाते हुए कहता है, अनु क्या आप मेरे लिए इनसे दोस्ती नहीं करेंगी। अनु सिर उठाकर अनुराग को देखती है, फिर काव्या को देखकर उससे हाथ मिला लेती है। काव्या के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। काव्या अनु को गोद में उठा लेती है तो अनु अनुराग को देखती है। अनुराग इशारे में काव्या की गोद में ही रहने के लिए कहता है तो अनु काव्या से लिपट कर कहती है, आंटी आप भी मेरी अच्छी वाली दोस्त बनेंगी। काव्या मुस्कुराते हुए उसके गालों पर किस करते हुए कहती है, हाँ मैं आपकी सबसे अच्छी वाली दोस्त बनूंगी। अनु के होठों पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो भी काव्या के गालों पर किस कर देती है। सब नीचे जाते हैं। काव्या अनु को सपना को देते हुए कहती है,
आपने काफ़ी अच्छे से अनु को संभाला है। सपना जवाब में बस मुस्कुरा देती है। अनु अनुराग को देखकर कहती है, अंकल आप मुझसे फिर से मिलने आओगे ना? अनुराग अनु के पास आकर गालों को पिंच करते हुए कहता है, बिल्कुल। अनुराग के अनु के करीब आने पर वो सपना के भी करीब आ जाता है, जिसका अंदाज़ा होते ही अनुराग थोड़ा पीछे हो जाता है। तभी सपना कहती है, हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारी मुलाकात ऐसे होगी। जवाब में अनुराग कहता है, उम्मीद तो हमें भी बिल्कुल नहीं थी। बोलते हुए अनुराग सपना की आंखों में देखने लगता है। अनुराग फिर एक बार सपना की आंखों में खो जाता है। काव्या दोनों को देखती है। सपना भी अनुराग की आंखों में ही देख रही थी। तभी रूहान अनुराग के कंधे पर हाथ रखता है तो अनुराग अपनी नज़र सपना से हटाकर काव्या को देखकर कहता है, भाभी आई थिंक हमें चलना चाहिए। अब हॉल में बस अनुराग, रूहान, काव्या और सपना ही थे। सब लोग बाहर जा चुके थे। काव्या एक नज़र सपना को देखती है, फिर हाँ में सिर हिला देती है। सब बाहर निकलते हैं और कार में बैठकर दत्ता फैमिली से विदा लेकर चले जाते हैं। काव्या एक टक अनुराग को देखती रहती है, जो अब हंसते हुए बात कर रहा था। सच में सभी भाई एक समान थे, एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते थे। जहां अर्जुन ने आदित्य के लिए काव्या को भुला दिया, तो वहीं अनुराग ने अर्जुन के लिए सपना को भूलने का मन बना लिया, जो उसकी मोहब्बत थी। आज काव्या को बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा था कि उसका रिश्ता ऐसी फैमिली से जुड़ा जो अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी को मायने रखते थे। ऐसी फैमिली शायद ही उसे कभी मिल सकती थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी फैमिली के ना होने के बावजूद वो इतना ज़्यादा खुश रह सकती है। काव्या कुछ सोचते हुए अनुराग के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, देवर जी, हमारी देवरानी की बात कहाँ तक पहुँची? काव्या के इस सवाल से अनुराग काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और अटकते हुए कहता है, कौन सी देवरानी भाभी? काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, वही जो आपने अपने दोस्त का बहाना बनाकर मुझसे दिल का हाल पूछ रहे थे। अनुराग हंसते हुए कहता है, ओह तो भाभी वो तो। अनुराग अटकते अटकते बोल ही रहा था कि आगे जो सौरभ ड्राइव कर रहा था वो कहता है, अनुराग तेरे दिल में भी कोई है और तुमने बताया भी नहीं। अनुराग जल्दी से कहता है, अरे नहीं सौरभ भाई, वो तो बस थोड़ा अट्रैक्शन हो गया था तो बस। श्रेष्ठा बीच में ही कहती है, हाँ तो प्यार की शुरुआत अट्रैक्शन से ही तो होती है। अनुराग बिल्कुल चुप हो जाता है। काव्या तो पहले से ही पता था कि अनुराग उसके सामने ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो सपना से प्यार करता है। काव्या ने ये सवाल जानबूझकर ही किया था ताकि अनुराग अपनी फीलिंग्स को जाहिर करे, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं करने वाला था। काव्या अनुराग को देख हल्का मुस्कुरा देती है और अब उससे कुछ नहीं पूछती। सिंघानिया विला में सभी कार आकर रुकती हैं। सब कार से बाहर निकलते हैं। अर्जुन के अलावा सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अनुराग के चेहरे पर भी खुशी दिखा रहा था, लेकिन उसके अंदर जो दर्द पनप रहा था वो बस वही जानता था। काव्या अर्जुन को देख समझ जाती है कि अर्जुन को इस रिश्ते में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। काव्या ने दत्ता विला में देखा था, अर्जुन सपना को बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। वैसे तो सपना बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन खूबसूरती हर वक्त मायने नहीं रखती थी। अर्जुन सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वहीं सब रिश्ते जुड़ने की तैयारी के लिए अभी से बातें करने लगते हैं। रुखसार की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती तो उसे सौरभ कमरे में लेकर चला जाता है। अनुराग रूहान के साथ चला जाता है तो वहीं रूहानी, रूमानी और श्रेष्ठा तीनों अपनी बातों में मग्न हो जाती हैं। काव्या भी उनके साथ बात कर रही थी, लेकिन वो कुछ सोचते हुए अर्जुन के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। सौरभ रुखसार को बेड पर अच्छे से लिटाता है। सौरभ को इतना परेशान देखकर रुखसार कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सौरभ रुखसार को एक नज़र घूरता है, फिर रुखसार को चेक करने के बाद सख्त आवाज़ में कहता है, तुमने सुबह की मेडिसिन नहीं ली ना? रुखसार नज़रें झुका लेती है। वो तो जल्दी जल्दी में मेडिसिन लेना भूल ही गई थी। अब तो उसे पक्का डांट पड़ने वाली थी। रुखसार को सिर झुकाए देखकर सौरभ उसे डांटते हुए कहता है, रुखसार तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें पता नहीं है मेडिसिन ना लेने से बेबी पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? तुम हमारे बेबी को खतरे में कैसे डाल सकती हो? रुखसार की नज़र एकदम से सौरभ पर चली जाती है। सौरभ का हमारा बेबी कहना रुखसार के दिल को छू जाता है और उसकी आंखें थोड़ी नम सी हो जाती हैं। रुखसार बस एक टक सौरभ को देखने लगती है। वहीं सौरभ रुखसार को डांटने में पूरी तरह से बिजी था। काफ़ी देर तक जब सौरभ नहीं रुकता तो रुखसार आगे बढ़कर सौरभ के गाल पर किस करके पीछे हो जाती है। रुखसार के ऐसा करते ही सौरभ की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। वो अपनी जगह पर ही जम जाता है। रुखसार सौरभ को ऐसे देखकर शर्म भरी मुस्कुराहट लिए नज़रें झुका लेती है। वहीं सौरभ अब भी शॉक्ड था। बहुत देर तक दोनों की पोजीशन वैसी की वैसी रहती है।
सौरभ अपने हाथ को धीरे से बढ़ाकर गालों को छूता है, फिर रुखसार को देखता है। रुखसार ने अब भी नजरें झुका रखी थी। उसे अपनी ही करनी पर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। कुछ देर तक सौरभ वैसे ही रुखसार को देखता है, फिर एकदम से उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। इधर काव्या अर्जुन के कमरे के पास जाकर दरवाज़ा नॉक करती है तो अंदर से अर्जुन की आवाज़ आती है जो अंदर आने को कह रहा था। काव्या अंदर जाती है तो देखती है अर्जुन बेड पर पैर पसारे डायरी देख रहा था। अर्जुन सिर उठाकर जैसे ही देखता है तो झट से डायरी बंद करके खड़ा होकर कहता है, काव्या तुम यहाँ, कुछ काम था? अर्जुन को इतना हड़बड़ाता देख काव्या की नज़र उसकी डायरी पर चली जाती है। काव्या की नज़र डायरी पर देखकर अर्जुन उसे रखने के लिए कबर्ड की तरफ जाता है कि वो डायरी गिर जाती है। डायरी के गिरते ही एक फ़ोटो निकलकर बाहर आती है और सीधे काव्या के पैरों के पास आ जाती है। काव्या झुककर फ़ोटो को उठाकर देखने लगती है। जैसे ही वो फ़ोटो को देखती है तो सीधा उसकी नज़र अर्जुन पर ठहर जाती है। अर्जुन भी काव्या को ही देखने लगता है। कुछ देर बाद काव्या फिर से उस फ़ोटो को देखकर कहती है, क्या आप अब भी मुझे पसंद करते हैं? अर्जुन काव्या को देखता रहता है, फिर कदम बढ़ाकर काव्या के पास जाकर फ़ोटो को लेकर उसे देखते हुए कहता है, मैंने नापसंद किया ही कब था काव्या? ये वही फ़ोटो थी जो अरुणी देवी ने अर्जुन को शादी के लिए काव्या की तस्वीर दिखाई थी। अर्जुन फ़ोटो को लेकर जाता है और डायरी उठाकर उसमें रखकर कबर्ड में रख देता है। तभी काव्या कहती है, हमें नहीं लगता कि आपको हमारी फ़ोटो रखनी चाहिए। अर्जुन काव्या के पास आकर आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मेरी पहली पसंद हो काव्या। तुम्हें इतनी जल्दी भूल जाना कोई आसान बात नहीं है। ये तस्वीर मेरी पहली पसंद की आखिरी निशानी है। काव्या चुप रह जाती है। काव्या को चुप देखकर अर्जुन बेड पर बैठकर कहता है, आओ बैठो। काव्या बेड पर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। अर्जुन काव्या को देख कहता है, बोलो, शायद तुम कुछ बात करने आई थी। काव्या एक नज़र अर्जुन को देखती है और फिर कहती है, नहीं बस ऐसे ही हम यहाँ आ गए। अर्जुन बस काव्या को देखता रहता है। कुछ देर तक तो दोनों के बीच शांति होती है। फिर अचानक ही काव्या कहती है, अर्जुन क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? अर्जुन हैरानी भरी नज़रों से काव्या को देखने लगता है। काव्या सिर उठाकर अर्जुन को देखती है। कुछ देर बाद अर्जुन के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, शायद हो सकता है काव्या। काव्या एकदम सीरियस होकर कहती है, लेकिन मैं आपके भाई से प्यार करती हूँ। काव्या को सीरियस देखकर अर्जुन को समझ नहीं आता कि आखिर काव्या कहना क्या चाहती है। अर्जुन काव्या को ध्यान से देखते हुए कहता है, काव्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम ऐसी अजीब बातें क्यों कर रही हो? काव्या अब भी बहुत ज़्यादा सीरियस थी। अर्जुन थोड़ा आगे आकर कहता है, काव्या तुम गलत समझ रही हो। मैं बस मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें पसंद करता था और करता भी हूँ। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता था, लेकिन अब नहीं चाहता। और प्यार की बात करें तो वो मैं तुमसे नहीं करता, क्योंकि जब हम मिले उस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं प्यार में डूब सकूं। और जब मैं कोमा से बाहर आया तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुझे चाहकर भी तुमसे प्यार नहीं हो सकता था। अर्जुन की बात सुनकर काव्या अचानक ही मुस्कुराने लगती है। अर्जुन कंफ्यूज्ड होकर काव्या को देखता है तो काव्या कहती है, सॉरी, काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सवाल पूछ लिया। वैसे मैं बस जानना चाहती थी कि आपके दिल में कोई है या नहीं। और वैसे आपके दिल में कोई हो या ना हो, आप किसी और के दिल में बसे हुए हैं जो आपको पागलों की तरह प्यार करती है। सीरियसली, मैंने तो प्यार में इतना पागलपन आज तक नहीं देखा। अर्जुन हंसते हुए कहता है, अच्छा ज़रा नाम तो बताओ, हम भी जाने कि आखिर वो कौन है। अर्जुन को हंसता देखकर काव्या फिर एक बार सीरियस हो जाती है। काव्या कहती है, अर्जुन हम कोई मजाक नहीं कर रहे। वो आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हमने खुद उसकी आंखों में देखा है। अर्जुन अब बिल्कुल चुप हो जाता है और फिर कुछ सोचते हुए कहता है, वो मतलब कौन? उसका नाम तो होगा। काव्या कहती है, हाँ वो काव्या इतना ही बोलती है कि अर्जुन का फ़ोन रिंग होता है, जिससे दोनों का ध्यान उस पर चला जाता है। अर्जुन फ़ोन को देखकर काव्या से कहता है, काव्या हम बाद में बात करते हैं, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। काव्या हाँ में सिर हिलाकर कमरे से बाहर निकल जाती है और उसकी बात अधूरी की अधूरी रह जाती है। काव्या मायूस सा चेहरा बनाकर कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर देखती है तो आदित्य सोफे पर बैठा लैपटॉप में बिजी था। ये देखकर तो काव्या का मुंह बन जाता है। वो आदित्य के सामने जाकर उसकी बाहें पकड़कर बैठ जाती है। काव्या की हरकत पर आदित्य ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, चुपचाप अपना काम कंटिन्यू करते रहता है। काव्या भी चुपचाप बैठी किसी सोच में डूब सी जाती है। काफ़ी देर के बाद काव्या वैसे ही आदित्य की बाहें पकड़े कहती है, हमें आपसे कुछ पूछना है।
आदित्य कोई जवाब नहीं देता। काव्या सिर उठाकर आदित्य को देखती है, जिसका पूरा ध्यान लैपटॉप पर था। काव्या चिढ़ते हुए कहती है, बहरे हो गए हैं क्या, जो आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? आदित्य तुरंत कहता है, मेरे कान तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, पूछो जो भी पूछना है। काव्या कुछ देर तक आदित्य को देखती रहती है, फिर थोड़ी हिचकिचाहट में कहती है, अगर आपको मुझ में और अर्जुन में किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? ये सुनते ही आदित्य के हाथ जो कीबोर्ड पर चल रहे थे वो एकदम से रुक जाते हैं और उसका चेहरा डार्क हो जाता है। आदित्य को चुप देखकर काव्या फिर एक बार कहती है, बोलिए। आदित्य फिर एक बार अपने हाथ को कीबोर्ड पर चलाते हुए कहता है, कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी। काव्या तुरंत कहती है, अगर ऐसी नौबत आ गई तो आप क्या करेंगे जब हम दोनों में से आपको किसी एक को चुनना पड़ जाए? आदित्य गुस्से से लैपटॉप को फेंककर चिल्लाते हुए कहता है, बंद करो अपनी बकवास। काव्या एकदम से सहम जाती है। आदित्य की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो कभी इमेजिन तक नहीं कर सकता था कि उसे अर्जुन और काव्या में से किसी एक को चुनना पड़े, और यहाँ काव्या उससे इस सवाल का जवाब मांग रही है। काव्या डरकर अटकते हुए कहती है, वो मैं। आदित्य काव्या को सोफे से उठाकर हाथों को पकड़कर पीठ के पीछे करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहता, सो जाओ, जाकर सो जाओ। इतना बोलते ही आदित्य काव्या का हाथ छोड़ देता है और बैल्कनी की तरफ चला जाता है। काव्या अपने हाथ को देखती है तो वो आदित्य के पकड़ने से लाल हो चुके थे। काव्या ने तो ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि वो जानना चाहती थी कि अनुराग और अर्जुन की तरह क्या आदित्य भी उसे भूल सकता है। पर यहाँ तो आदित्य काव्या और अपने भाई में किसी एक को चुनना ही नहीं चाहता। उसका मतलब साफ है कि आदित्य के लिए काव्या जितनी इम्पोर्टेंट है, अर्जुन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। काव्या अब अच्छी तरह से जानती थी कि आदित्य उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। काव्या ने अब सवाल ही ऐसा कर दिया था, फिर भी वो खुद को थोड़ा नॉर्मल करके बैल्कनी के दरवाजे पर खड़ी होकर आदित्य को देखती है। आदित्य आंखें बंद करके रेलिंग को पकड़े खड़ा था। काव्या एक कदम बढ़ाने वाली होती है कि आदित्य काफ़ी सर्द आवाज़ में कहता है, डोंट कम नियर टू मी, अदरवाइज आई विल हर्ट यू, सो प्लीज़ गो फ्रॉम हेयर। काव्या अपनी जगह पर ही रुक जाती है। वो आदित्य को देखकर कहती है, पर मैं। काव्या इतना ही बोलती है कि आदित्य फिर एक बार थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहता है, आई सेड गो। काव्या जल्दी से कमरे के अंदर आकर सीधे बेड पर लेट जाती है। वहीं आदित्य का गुस्सा वक्त के साथ और ज़्यादा बढ़ने लगता है। उसके जहन में बार बार काव्या का सवाल घूम रहा था, जिससे वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बहुत देर जब उसका गुस्सा शांत नहीं होता तो वो सीधे बैल्कनी से जाकर कमरे से निकल जाता है। जाते वक्त वो बहुत ज़ोर से दरवाजे को बंद करता है, जिससे काव्या डर से हिल जाती है। आदित्य के जाते ही काव्या उठकर बैठ जाती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर कहती है, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने काव्या, थोड़ा सोच समझकर ये सवाल पूछना चाहिए था, पता नहीं गुस्से में क्या करेंगे। इधर आदित्य स्टडी रूम को लॉक करके सारे सामान को फेंकने लगता है। वो सारा गुस्सा इन सामानों पर निकाल रहा था, टेबल, चेयर, फाइल्स, फ्लावर पॉट। कुछ ही समय में स्टडी रूम पूरा तहस नहस हो चुका था, जैसे यहाँ भूकंप आ गया हो। टू बी कंटिन्यूड।